हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन। केंद्र एक वृत्त के मध्य में एक बिंदु को इंगित करता है। केंद्र सरकार, संघ सरकार, ये टिप्पणी मतलब ये कमेंट्स वगैरह खूब चलते रहते हैं कि केंद्र बोलें कि संघ बोलें, तो इन दोनों में अंतर क्या है, मेन इसी से संबंधित हमें अध्ययन करना है इसमें। तो केंद्र एक वृत्त के मध्य में एक बिंदु को इंगित करता है, माने ये वृत्त है तो ये केंद्र है, इसको इंगित करता है। जबकि संघ संपूर्ण वृत्त को इस कथन के आलोक में भारतीय राजनीतिक परिवेश में केंद्र बनाम संघ विवाद पर टिप्पणी कीजिए। तो ये है इस पे। अब आते हैं हम इसकी व्याख्या पर ऊपर से। तो ये है संघ या केंद्र सरकार चर्चा में क्यों है, पहले इसे देखें। तो हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने, है ना, तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को संदर्भित करने हेतु तमिल शब्द ओंद्रिया अरासू के उपयोग को अस्वीकार कर दिया। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को संदर्भित करने हेतु तमिल शब्द ओद्रिया अरासू के उपयोग को अस्वीकार कर दिया है। ठीक, तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को संदर्भित करने हेतु तमिल शब्द ओद्रिया अरासू के उपयोग को अस्वीकार कर दिया है। तो ओद्रिया अरासू क्या है, मेन पहले इसको हम समझ लेते हैं अभी आगे के उसमें। तो प्रमुख बिंदु में हम देखें, तमिलनाडु के राज्यपाल के अनुसार शब्द ओंड्रियम पदानुक्रम में एक उपजिला उप विभागीय स्तर की संरचना को संदर्भित करता है। तमिलनाडु के राज्यपाल के अनुसार शब्द ओंड्रियम पदानुक्रम में एक उपजिला उप विभागीय स्तर की संरचना को संदर्भित करता है और केंद्र सरकार के लिए इसका उपयोग अपमानजनक होगा। ध्यातव्य है कि वर्ष 2021 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की बजाय संघ सरकार शब्द का प्राथमिकता देने का निर्णय को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब संघ या केंद्र सरकार में अंतर क्या है? सामान्य तौर पर भारत में आम बोलचाल की भाषा में संघ सरकार और केंद्र सरकार शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। हालांकि संविधान सभा के मूल संविधान के 22 भागों, 295 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों को पढ़ने के बाद यह कहा जा सकता है कि केंद्र या केंद्र सरकार शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। पूरे संविधान में कहीं भी केंद्र या केंद्र सरकार जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान सभा का पक्ष, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और क्लॉज 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प के माध्यम से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पेश किया था कि भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हम कह लें, पहली तो 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प के माध्यम से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पेश किया था कि भारत, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था या उनका लक्ष्य क्या था कि स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा। तो भारत क्या होगा? तो भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा। एक मजबूत संयुक्त देश बनाने के लिए विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के एकीकरण और संप्रवाह पर जोर दिया गया था। वर्ष 1948 में संविधान का मसौदा
प्रस्तुत करते समय मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि समिति ने संघ शब्द का इस्तेमाल किया था क्योंकि भारतीय संघ की अवधारणा इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं था, है ना। संघ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संघ की अवधारणा इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं था और घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। तो पहला समझौता परिणाम नहीं था भारत, और दूसरा कि भारत संघ में जो भी राज्य क्षेत्र हैं उनको स्वतंत्रता, यानी कि भैया छोड़ के हम जा रहे हैं दूसरा देश बनाने, तो ऐसा नहीं कर सकते। संविधान सभा के सदस्य संविधान में केंद्र या केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग न करने के लिए बहुत सतर्क थे, क्योंकि उनका उद्देश्य एक इकाई में शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दूर रखना था। अब संघ और केंद्र का अर्थ क्या है? संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के अनुसार शाब्दिक दृष्टि से केंद्र एक वृत्त के मध्य में एक बिंदु को इंगित करता है, जबकि संघ संपूर्ण वृत्त को। भारत के संदर्भ में तथाकथित केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध वास्तव में संपूर्ण देश और उसके हिस्सों के बीच का संबंध है। संघ और राज्य दोनों संविधान द्वारा बनाई गई इकाइयां हैं और दोनों को संविधान के माध्यम से अपने अपने अधिकार प्राप्त हैं। एक इकाई अपने स्वतंत्र क्षेत्र में दूसरी इकाई के अधीन नहीं है। इसी प्रकार भारतीय संविधान में न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो कि देश की सबसे बड़ी अदालत है का उच्च न्यायालय पर कोई अधीक्षण नहीं है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार न केवल उच्च न्यायालयों पर बल्कि अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर भी है, परंतु उन्हें इसके अधीनस्थ घोषित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में उच्च न्यायालयों के पास जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति होने के बावजूद विशेषाधिकार रिट जारी करने की व्यापक शक्तियां हैं। सामान्य शब्दों में संघ या संघीय फेडरल सरकार की भावना को इंगित करता है ना। सामान्य शब्दों में संघ संघीय सरकार की भावना को इंगित करता है, जबकि केंद्र एकात्मक, है ना। संघीय और एकात्मक लक्षण, एकात्मक मीन्स यूनिटरी, संघीय मीन्स फेडरल, सरकार की भावना को इंगित करता है, किंतु व्यावहारिक रूप से दोनों शब्द भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में समान है। अब ये संघीय सरकार और एकात्मक सरकार के बीच में अंतर क्या होता है? संघीय सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था होता है, मतलब केंद्र सरकार और प्रांत सरकार दो स्तर पर सरकार होती है, द्वैध शासन व्यवस्था होती है। एकात्मक सरकार में केवल केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाती है, यानी केवल केंद्र सरकार जहां पर होता है उसे कहते हैं एकात्मक सरकार, और जो प्रांतीय सरकार होंगी भी तो उसे केंद्र सरकार ही गठित कर देगी। दूसरा, लिखित संविधान होना चाहिए। संघीय सरकार की खास बात है कि लिखित संविधान होना चाहिए, ताकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों, उत्तरदायित्व का बंटवारा लिखित रूप में किया जा सके। एकात्मक सरकार का लक्षण क्या है कि लिखित और अलिखित संविधान। लिखित संविधान फ्रांस में पाया जाता है और अलिखित संविधान ब्रिटेन में पाया जाता है। तो ये है, लेकिन संघीय सरकार में लिखित संविधान होगा ही होगा, उसमें अलिखित संविधान नहीं पाया जाएगा। लेकिन एकात्मक सरकार में लिखित अलिखित दोनों प्रकार के संविधान पाए जा सकते हैं। लिखित का एग्जाम्पल है फ्रांस और अलिखित का एग्जाम्पल है ब्रिटेन। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, तो शक्तियों का विभाजन भी एक बड़ा कंडीशन है संघीय सरकार का, और एकात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है।
संघीय सरकार में संविधान की सर्वोच्चता है और एकात्मक सरकार में संविधान की सर्वोच्चता की गारंटी नहीं है, ब्रिटेन की तरह, है ना। वहाँ पे जो संसद है वो पूरी तरीके से संप्रभु है, वही टॉप पर है। फिर अगला है कठोर संविधान पाया जाता है, इसमें है लचीला ब्रिटेन का एग्जाम्पल और कठोर फ्रांस का संविधान। स्वतंत्र न्यायपालिका है संघीय सरकार में और इसमें है न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। फिर द्विसदनीय विधायिका होती है संघीय सरकार में, द्विसदनीय विधायिका होती है, जैसे लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा पूरे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो अपने अपने राज्य की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोनों में अंतर की बिंदु देखें तो द्वैध शासन व्यवस्था, इसमें केवल केंद्र सरकार, लिखित संविधान, लिखित अलिखित दोनों हो सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, इसमें नहीं होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, इसमें संविधान सर्वोच्चता की गारंटी नहीं है। कठोर संविधान है, इसमें लचीला और कठोर दोनों प्रकार के संविधान हो सकते हैं। कठोर का एग्जाम्पल है फ्रांस, लचीला का एग्जाम्पल है ब्रिटेन। स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है अथवा नहीं, और द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है। अब शब्द केंद्र सरकार से संबद्ध मुद्दे क्या क्या हैं? संविधान सभा द्वारा खारिज, संविधान में केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, संविधान निर्माताओं ने इसे विशेष रूप से खारिज कर दिया और इसके बजाय संघ शब्द का इस्तेमाल किया। अगला औपनिवेशिक विरासत, केंद्र औपनिवेशिक काल का अवशेष है और नई दिल्ली स्थित नौकरशाही केंद्रीय कानून, केंद्रीय विधायिका और शब्द का उपयोग करने की आदी हो गई है, इसलिए मीडिया सहित अन्य सभी ने इस शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया है। संघवाद के विचार के साथ संघर्ष, भारत में शासन की एक संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसमें शासन की शक्ति को विभिन्न घटकों के बीच विभाजित किया गया है। सुभाष कश्यप के अनुसार केंद्र या केंद्र सरकार शब्द का उपयोग करने का मतलब होगा कि राज्य सरकारें इसके अधीन हैं। आगे की राह, संविधान की संघीय प्रकृति इसकी मूल विशेषता है। संविधान की संघीय प्रकृति है ना, संविधान की संघीय प्रकृति इसकी मूल विशेषता है और इसे बदला नहीं जा सकता है। तो संविधान की संघीय प्रकृति है, इसकी संविधान की संघीय प्रकृति इसकी मूल विशेषता है और इसको बदला नहीं जा सकता है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को संविधान के मूल ढांचे की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। फिर भारत जैसे विविध और बड़े देश को संघवाद के स्तंभों यानी राज्यों की स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकीकरण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीकरण के बीच एक उचित संतुलन की आवश्यकता है। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।